भक्ति भाटिया। आज हम पार्ट 2 ईदगाह का जो था चैप्टर उसका एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज करने के बाद आज हम उसमें जो एक कहानी दी हुई है उसके बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अब तक कहानी लेखन तो बहुत किए होंगे, एग्जाम में आपने स्टोरी कैसे लिखनी है वो आपने हमेशा समझा ही होगा, पर एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि कहानी लेखन में हमेशा कहानी के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए होते हैं, आपको उनके हिसाब से कहानी बनानी होती है। तो कभी भी अगर स्टूडेंट्स कहानी बनानी हो तो हमेशा आपको ध्यान से पहले ये सारे जो आपको टॉपिक दिए होते हैं वो पहले आपको ध्यान से रीड करने हैं। रीड करने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो एक छोटा सा शॉर्ट में सेंटेंस दिया है, जैसे कि वर्ड दिया है एक नगर में दो स्त्रियाँ, तो बस उसके रिगार्डिंग ही आपने सेंटेंस बना के लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा पहले पूरे टॉपिक्स को पढ़िए और समझिए और दिमाग में पहले सोचकर एक बार पूरी स्टोरी को क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने का मतलब है कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी मूवी या कार्टून कुछ भी देखते हैं तो उसमें कैसा आता है, कोई भी स्टोरी अगर मूवी या कार्टून में स्टार्ट होती है तो उससे पहले क्या दिखाया जाता है, आपको कोई सीन दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग का सीन होता है, वहाँ से कोई किसी की एंट्री होती है, तो ये सारी क्रिएटिविटी हमें खुद से करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक नगर में दो स्त्रियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले नगर का नाम सोचेंगे कि कोई रामपुर नामक एक नगर था जहाँ पर दो स्त्रियाँ रहती थी। फिर दूसरा टॉपिक आ रहा है एक ही बालक के लिए दावेदार। तो ये दो टॉपिक के बीच में भी हमें हमारा कुछ क्रिएटिविटी करके लिखना होता है, जो हमें हमारा खुद से बनाकर लिखना होता है। हम पूरी की पूरी स्टोरी ये टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं। हमें एग्जाम में अगर 5 या 10 मार्क्स का स्टोरी राइटिंग आ रहा है, कहानी लेखन आ रहा है, तो उसमें कम से कम हमें 3 या 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे कि अगर आपने ये 2 लाइनें लिखी हैं तो उसमें बीच में आपको आपका भी कुछ क्रिएट करके स्टोरी बनाकर लिखना है, पर वो जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो हमेशा ये स्टोरी के रिलेटेड ही होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि आपको यानी कि कुछ अपने सेंटेंस भी बनाकर इसमें लिखने होते हैं। पूरी की पूरी स्टोरी हम ये टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, इसको तो हमें लिखना ही है, पर साथ में हमें हमारे और भी सेंटेंस यहाँ पर ऐड करने यानी जोड़ने भी हैं, तब जाके वो एक अच्छी स्टोरी बनती है। तो ये जो है ये हमारी सोच के हिसाब से हमें लिखनी होती है, इसे आप लर्न नहीं कर सकते। हर बार कोई भी स्टोरी आपको दी जाती है, ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, तो पूरे टॉपिक को रीड कीजिए, उसमें आप अपना क्रिएट करके क्या बनाकर लिख सकते हैं वो आपको करना है। तो अब ये सारी बातों के बाद हम अब इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन यानी टॉपिक टू टॉपिक हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जैसे कि पहले दिया हुआ है एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी नगर में, या तो आप नगर का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी यानी आसपास में ही रहती थी। अब वो दो स्त्रियां कैसी हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं कि वो दो स्त्रियां थी तो उनमें से एक स्त्री बहुत ही सरल स्वभाव की और सीधी सादी थी, जबकि दूसरी स्त्री थी वो बहुत ही चालाक और झगड़ालू थी। ये यहाँ पर हमें टॉपिक दिया हुआ नहीं है, ये हमने खुद से ऐड करके लिखना है। जब आप ये पूरे टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कि फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है एक ही बालक के लिए दावेदार। अब दोनों के बीच में एक ही बालक है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम कि दोनों स्त्रियों में से एक के पास बालक है, एक के पास नहीं है। ये हम ये टॉपिक पे से समझ सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा बनाकर लिख सकते हैं कि दोनों स्त्रियों में से किसी एक स्त्री के पास ही बालक है, तो जो सरल और सीधी स्वभाव वाली है यानी वो स्त्री के पास बालक है, और दूसरी जो चालाक स्त्री थी वो कैसी है, वो झगड़ालू जो थी उसको वो निसंतान है यानी कि उसके पास कोई संतान नहीं है। तो उसके बारे में हम ऐसा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि जो सरल स्वभाव वाली स्त्री है उसके बारे में हम जब लिखेंगे कि दूसरी स्त्री सरल और सीधे स्वभाव की थी,
जिसका एक बालक था। फिर एक ही बालक के लिए दावेदार हो रहे हैं। वो कब दावेदार हो रहे हैं? तो वो दावेदार कब होंगे? जब ऐसा कोई इंसिडेंस वहां पर होगा, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, तब वो दावेदार होना यानी कि उस पर अपना हक जमाना। तो कैसे करेंगे वो? तो उसके लिए एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। अब ये आपस में तकरार आ गई, दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको रीड करके बताया। फिर मामला न्यायाधीश के समक्ष यानी कि सामने। अब उनको न्यायालय में जाने के लिए सलाह मिल रही है, तो वहां पर जा रहे हैं। दोनों की बातें सुनना। अब ये टॉपिक के बारे में कि आखिर में दोनों स्त्री न्यायाधीश के पास जा रही हैं। बच्चे पर दोनों का एक दावा देकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया। अब वो दोनों की बातें सुन रहे हैं यहाँ पर न्यायाधीश, जो न्याय करने बैठे हैं वो, कि दोनों स्त्रियां क्या अपने बारे में बेटे के लिए कैसे अपना पन जता रही है। वो कह रही है कि ये बेटा मेरा है, और एक दूसरी स्त्री कह रही है कि ये बेटा इसने मेरे घर से चुराया है, ये मेरा बेटा है, जबकि वो तो निसंतान है। निसंतान का मतलब होता है जिसकी कोई संतान न हो। अब दोनों की बातें सुनकर न्यायाधीश न्याय को करने के लिए सोच रहा है। वो कैसे सोचेगा कि कौन सा किसका बच्चा है, उसे कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगाने के लिए वो एक तरकीब सोच रहा है। ये सब हम अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं कि बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। वो क्या कह रहे हैं कि बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसको काट के 2 टुकड़े करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों आपस में ऐसे ही झगड़ रहे हैं और बोल रहे हैं ये बालक आपका, ये बालक आपका है, तो हम डिवाइड कर देते, दोनों को काट के एक टुकड़ा आप ले लो, एक टुकड़ा आप ले लो, ऐसे करके। एक स्त्री मौन यानी कि 2 स्त्रियां थी। जब न्यायाधीश ने ये बात कही कि दोनों के टुकड़े कर दिए जाएं, 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक स्त्री मौन रहना यानी चुप रहना। एक स्त्री मौन रह रही है, जबकि दूसरी स्त्री रोकर कहना यानी कि दूसरी स्त्री रोए जा रही है। जब अगर किसी के अपने बच्चे को काटने की बात की जाएगी, तो जो सच्ची माँ होगी उसको हमेशा रोना आएगा ही। जो सच्ची माँ होती है ना, उसके अगर बच्चे को इतनी सी भी खरोच आ जाए ना, तो भी वो रो पड़ती है, उससे वो भी नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर तो उसके बच्चे को काटने की बात की जा रही थी। तो जिसका बेटा नहीं होगा, तो जिसकी संतान नहीं होगी, तो उसको उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी। अगर कोई उसको काट भी दे या कुछ भी कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो एक स्त्री जो बताई गई है, जिसने बच्चा चुराया था, वो मौन रह रही है, पर जो सच्ची माँ थी वो वहाँ पर रो पड़ती है। और रोकर वो क्या कह रही है न्यायाधीश को कि बच्चे को न काटो। वो रोकर क्या गुजारिश कर रही है कि आप बच्चे को मत काटिए, चाहे आप वो स्त्री को बच्चा दे दीजिए, मुझे बच्चा मत दीजिए, पर आप बच्चे को मत काटिए, उसे ही दे दो। यानी कि आप भले बच्चा मुझे ना दीजिए, पर आप उसे दे दीजिए, कम से कम उसका बच्चा जीवित तो रहेगा ना। उसके बच्चे को काटने के लिए वो मना कर रही है, भले उसके पास न रहे, वो झगड़ालू स्त्री को दे दीजिए, पर मेरे बच्चे को जीवित रखिए। न्यायाधीश का फैसला हो रहा है यहाँ पर। न्यायाधीश को अब पता चल रहा है कि जो बच्चे की माँ सच्ची है, वो उसको काटने से बचा रही है, यानी वही उसकी सच्ची माँ है। इस तरीके से न्यायाधीश अपना फैसला कर रहे हैं और समझ जा रहे हैं कि दोनों में से बच्चा किसका है। तो रोते हुए स्त्री को बालक सौंपना। इस तरीके से न्यायाधीश जो है, जो स्त्री अपने बच्चे को तकलीफ में कटता हुआ देखकर रो पड़ रही है, उसे ही वो अपना वो बालक सौंप रहे हैं। इस तरीके से वो न्याय कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी समझा दी, इसको कैसे लिखनी है वो भी मैंने समझाया है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी तो हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे, और इसकी
स्टोरी की जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF फाइल बनाकर। थैंक यू।